नमस्कार। आज हम राजस्थान के नक्शे पर एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। हमारे हाथ लगे हैं कुछ हाथ से लिखे नोट्स जो राजस्थान की डिविजन्स यानी संभागों की पूरी कहानी बताते हैं। और ये नोट्स बड़े दिलचस्प हैं। हाँ, और ये सिर्फ सूखी जानकारी नहीं है, ये तो हर इलाके की अपनी पहचान का एक खजाना है। सही कहा। तो हमारा मकसद है इन नोट्स को समझना और ये देखना कि राजस्थान, जिसे हम अक्सर सिर्फ रेगिस्तान समझते हैं, वो असल में कितने अलग अलग रंगों से बना है। बिल्कुल। और सफर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं, ये संभाग या डिवीजन आखिर हैं क्या। हाँ, ये जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो ये जिलों के ग्रुप हैं। सरकार बनाती है ताकि शासन चलाना आसान हो। अच्छा। लेकिन मजे की बात यह है, और इन नोट्स में ये साफ दिखता है कि ये लकीरें सिर्फ कागज पर नहीं है। ये अक्सर भूगोल, संस्कृति और इतिहास के हिसाब से बनी है। तो आज हम इन नोट्स के जरिए राजस्थान की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ठीक बीच से और फिर घड़ी की सुई की तरह घूमते हुए पूरे राज्य का चक्कर लगाएंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए सीधे राजस्थान के दिल में उतरते हैं, अजमेर संभाग। मैं यहाँ नोट्स में एक लाइन देख रही हूँ जो बहुत दिलचस्प है। कौन सी? राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग, जिसकी सीमाएं राज्य के बाकी सभी 6 संभागों से लगती हैं। हाँ, ये तो किसी शहर के बीच का सबसे बड़ा चौराहा होने जैसा है। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, चौराहा। हाँ। अजमेर संभाग आप कह सकते हैं राजस्थान का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। सोचिए, अगर बीकानेर से कोई सामान कोटा भेजना है, हाँ, या जयपुर से कोई प्रशासनिक आदेश जोधपुर पहुंचाना है, तो वो लगभग हमेशा अजमेर के रास्ते से होकर गुजरेगा। अच्छा, तो ये एक तरह से सेंटर पॉइंट है। ये सिर्फ नक्शे के बीच में नहीं है, ये पूरे राज्य का लॉजिस्टिकल और प्रशासनिक नर्वस सिस्टम है। यहीं से पूरे राज्य की धमनियों में चीजें दौड़ती हैं। ये नोट्स इसी रणनीतिक अहमियत को सबसे पहले पकड़ते हैं। तो अजमेर एक तरह से ट्रैफिक चौराहा है जहां से हर कोई गुजरता है। लेकिन भूगोल के लिहाज से ये कैसा है? क्योंकि नोट्स में एक बात लिखी है जो मुझे थोड़ी चौंका रही है। बताइए। तीनों प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या यहाँ की नदियां तय नहीं कर पाती कि उन्हें बंगाल की खाड़ी जाना है, अरब सागर जाना है, या रेगिस्तान में ही खो जाना है? ये कैसे मुमकिन है? आपका सवाल ही इसका सबसे अच्छा जवाब है। अच्छा। अपवाह तंत्र का मतलब बस यही होता है कि नदी का पानी आखिरकार कहाँ जाकर मिलता है। और अजमेर संभाग की लोकेशन इतनी अनूठी है, हाँ, कि यहाँ से निकलने वाली कुछ नदियां अपना रास्ता पूर्व की ओर बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ चल पड़ती हैं। ठीक है। कुछ नदियां पश्चिम की ओर मुड़कर अरब सागर का सफर तय करती हैं। और कुछ आप कह सकती हैं बेचारी नदियां हैं जो ज्यादा दूर नहीं जा पाती और राज्य के अंदर ही रेगिस्तानी जमीन में समा जाती हैं। वाह। तो ये सिर्फ प्रशासनिक चौराहा नहीं है, ये राजस्थान की नदियों का भी चौराहा है। ये दिखाता है कि ये इलाका कितना मिला जुला और विविध है। वाह, मतलब अजमेर तो हर लिहाज से सेंटर स्टेज पे है और किसी भी जंक्शन से गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। बिल्कुल। तो चलिए हम भी एक ट्रेन पकड़ते हैं और पूर्व की तरफ चलते हैं, उस इलाके की ओर जहां राजस्थान की सबसे ज्यादा धड़कन सुनाई देती है, जयपुर संभाग। राजधानी। यहाँ तो नोट्स की पहली ही लाइन सब कुछ कह देती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और शिक्षा, उद्योग और चिकित्सा में सबसे आगे। ये तो राज्य का इंजन रूम हुआ। बिल्कुल, ये राज्य का इकोनॉमिक इंजन है। ये दोनों बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? देखिए, जहाँ अच्छी शिक्षा होगी, नौकरियां होंगी, बड़े अस्पताल होंगे, जाहिर है लोग वहीं रहना चाहेंगे। सही बात है। जयपुर संभाग वही जगह है। ये आधुनिक शहरी राजस्थान का चेहरा है। ये वो राजस्थान है जिसे हम फिल्मों में, न्यूज में सबसे ज्यादा देखते हैं। और नोट्स में एक और खास बात है, इसकी सीमा सिर्फ हरियाणा से लगती है। इसका मतलब है कि ये दिल्ली एनसीआर के पावर कॉरिडोर से सीधे जुड़ा हुआ है, जो इसके विकास को और भी रफ्तार देता है। और जाहिर है इसके जिले भी वैसे ही हैं। जयपुर, सीकर, अलवर सब विकास के बड़े केंद्र हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जयपुर के ठीक बगल में एक और संभाग है, भरतपुर। और इसके बारे में नोट्स जो कह रहे हैं वो इसे एक गेट कीपर जैसा बना देता है। गेट कीपर? लिखा है कि ये 3 राज्यों हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश से घिरा है। ये तो राजस्थान का मेन गेट हुआ। मेन गेट या मुख्य द्वार, ये बिल्कुल सही शब्द है। अच्छा। अगर जयपुर इंजन रूम है तो भरतपुर उस रूम का सबसे बड़ा दरवाजा है, जहां से सबसे ज्यादा लोग और सामान अंदर बाहर होते हैं। सोचिए, 3 राज्यों से सीधी कनेक्टिविटी। ये इसे व्यापार, ट्रांसपोर्ट और यहां तक कि संस्कृति के लेन देन का एक बहुत बड़ा हब बना देता है। तो मतलब कल्चर भी मिक्स होता होगा। बिल्कुल। यूपी का कल्चर, हरियाणा का प्रभाव और एमपी की झलक सब आपको यहां मिल जाएगी। ये सिर्फ एक प्रशासनिक सीमा नहीं है, ये कल्चरल मेल्टिंग पॉट भी है।
ठीक है, तो हमने राजस्थान का दिल देखा, उसका इंजन रूम और मेन गेट भी देख लिया। अब उस हिस्से में चलते हैं जहां शायद राजस्थान की आत्मा बसती है। दक्षिण की ओर? हाँ, दक्षिण की ओर, उदयपुर संभाग। यहाँ के नोट्स पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। राज्य के सबसे ज्यादा जंगल, सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र, सबसे समृद्ध इतिहास, ये तो वो राजस्थान है जिसकी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। आपने सही कहा। अगर जयपुर आज का राजस्थान है तो उदयपुर वो राजस्थान है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। मेवाड़ की धरती। बिल्कुल, ये मेवाड़ की धरती है। यहाँ की अरावली की पहाड़ियां सिर्फ पहाड़ियां नहीं है, वो गवाह है महाराणा प्रताप के शौर्य की। सही। यहाँ के जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, वो घर हैं हमारी सबसे पुरानी जनजातियों का। ये नोट्स उदयपुर संभाग को राजस्थान के सांस्कृतिक और प्राकृतिक हृदय के रूप में दिखाते हैं। यहाँ आपको ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि ऊंचे किले और गहरी झीलें मिलेंगी। ये वो इलाका है जो अपनी पहचान को बहुत मजबूती से सहेज कर रखता है। और दक्षिण में ही एक और संभाग है, कोटा, जो अपने आप में एक विरोधाभास जैसा लगता है। विरोधाभास कैसे? हम सब उसे देश की कोचिंग कैपिटल के तौर पर जानते हैं, जहां भविष्य की तैयारी होती है। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ नोट्स उसकी मिट्टी और भूगोल में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। लिखा है हाड़ौती का पठार और जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित। ये क्या कहानी है? यही तो राजस्थान की खूबसूरती है। एक ही दिशा में दो इलाके और दोनों कितने अलग। हाँ, ये तो है। कोटा संभाग का भूगोल बाकी राजस्थान से बिल्कुल अलग है। ये असल में मध्य प्रदेश के मालवा पठार का ही एक हिस्सा है। इसीलिए यहाँ की मिट्टी काली है, जो कपास जैसी फसलों के लिए वरदान है। लेकिन इस वरदान के साथ एक अभिशाप भी जुड़ा है, चंबल नदी। चंबल नदी? चंबल यहाँ की जीवन रेखा है, पर उसका बहाव इतना तेज है कि वो अपने किनारों की मिट्टी को काटकर गहरे गड्ढे बना देती है, जिन्हें हम बीहड़ कहते हैं। ओ, बीहड़। इसे ही अवनालिका अपरदन या गली इरोजन कहा जाता है। तो कोटा एक ऐसी जगह है जहां एक तरफ उपजाऊ जमीन है, दूसरी तरफ नदी का कटाव, और इन दोनों के बीच देश के सबसे तेज दिमाग तैयार हो रहे हैं। कमाल है, एक ही नदी जीवन भी दे रही है और जमीन छीन भी रही है। बिल्कुल। चलिए, अब पठारों और जंगलों से निकलकर उस इलाके में चलते हैं जिसके लिए राजस्थान सबसे ज्यादा जाना जाता है, पश्चिम की ओर। हाँ, और यहाँ आते ही आंकड़े एकदम से बदल जाते हैं। जोधपुर संभाग। नोट्स की पहली लाइन ही रौबदार है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। लेकिन अगली ही लाइन कहती है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। ये दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। यह थार रेगिस्तान का विशाल हृदय। जमीन इतनी है कि कई छोटे देश समा जाएं, लेकिन आबादी बहुत कम, और यही खालीपन आज इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। ताकत कैसे? पहले इस खालीपन को एक कमी माना जाता था, लेकिन अब ये एक वरदान है। आपको दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क बनाने हैं, आपको विशाल जमीन चाहिए। हाँ, वो तो है। जोधपुर के पास वो है भड़ला सोलर पार्क, जिसका जिक्र इन नोट्स में है। वो सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये थार रेगिस्तान को भारत का पावर हाउस बनाने की पहली झलक है। अच्छा। ये नोट्स सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन यानी सीज की बात करके इशारा कर रहे हैं कि भविष्य की ऊर्जा यहीं से पैदा होगी। तो मतलब रेगिस्तान की रेत अब सोना उगल रही है सोलर एनर्जी के रूप में? एक तरह से हाँ। लेकिन यहाँ की पारंपरिक अर्थव्यवस्था का क्या? नोट्स में मारवाड़ी और गोडवाड़ी संस्कृति का जिक्र है, और साथ ही राज्य का सबसे बड़ा ऊंट भेड़ बकरी पालन क्षेत्र। तो क्या ये नई और पुरानी अर्थव्यवस्था साथ साथ चल रही हैं? बिल्कुल, और यही इस क्षेत्र की खासियत है। यहाँ की अर्थव्यवस्था ने हमेशा खुद को मुश्किल हालात में ढालना सीखा है। अच्छा। जब खेती मुश्किल थी तो पशुपालन सहारा बना। यहाँ के लोग जानते हैं कि कम पानी में कैसे जिंदा रहना है और कैसे अपनी आजीविका चलानी है। सही बात है। अब जब सोलर एनर्जी का दौर आया है तो वो उसे भी अपना रहे हैं। यहाँ का ऊंट पालक शायद आपको अपने फोन पर सोलर पैनल से चार्ज करते हुए मिल जाएगा। ये परंपरा और आधुनिकता का एक अनूठा संगम है जो इस रेगिस्तानी इलाके को और भी मजबूत बना रहा है। समझ गई। और अब हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव, सबसे उत्तर में बीकानेर संभाग। बीकानेर। यहाँ के नोट्स एक बड़ी ही हैरान करने वाले पहेली सामने रखते हैं। एक तरफ लिखा है कि यहाँ से किसी भी नदी का उद्गम नहीं होता, मतलब पानी का कोई कुदरती स्रोत नहीं। हाँ, और दूसरी ही लाइन में लिखा है नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। ये कैसे हो सकता है? ये एक कमाल का विरोधाभास है, और मेरे हिसाब से ये इन नोट्स का सबसे शक्तिशाली बिंदु है। अच्छा। एक इलाका जहां कुदरत ने पानी का एक भी बड़ा स्रोत नहीं दिया,
वहां इंसानी इंजीनियरिंग और इच्छा शक्ति ने पानी की नदियां बहा दी। इंदिरा गांधी नहर। बिल्कुल, इंदिरा गांधी नहर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये दिखाता है कि राजस्थान की असली ताकत सिर्फ उसके इतिहास या किलों में नहीं, बल्कि मुश्किलों से रास्ता निकालने की काबिलियत में भी है। बीकानेर संभाग इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर इरादे मजबूत हों तो रेगिस्तान में भी हरियाली लाई जा सकती है। यहाँ एक और मजेदार बात है, नोट्स में एक कोड लिखा है, BWHW। ये क्या किसी तरह का सीक्रेट कोड है? आप इसे सीक्रेट कोड कह सकती हैं। ये असल में मौसम वैज्ञानिकों की भाषा है। अच्छा। ये कहने के लिए कि ये इलाका बेहद गर्म और सूखा रेगिस्तान है। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। ओके। मतलब यहाँ का मौसम कोई लाग लपेट नहीं रखता, वो सीधा सीधा कहता है मैं रेगिस्तान हूँ और यहाँ गर्मी पड़ती है। ये उस इलाके की भौगोलिक सच्चाई को वैज्ञानिक तरीके से बताने का एक तरीका है। तो इस पूरे सफर के बाद इस सब का क्या मतलब निकलता है? इन नोट्स को एक साथ रखकर देखने पर जो तस्वीर बनती है वो मेरे दिमाग में बसे राजस्थान से बहुत अलग और बहुत ज्यादा रंगीन है। ये सिर्फ एक रेगिस्तानी राज्य नहीं है, ये तो कई छोटे छोटे देशों का एक महाद्वीप जैसा है, जहां हर संभाग की अपनी पहचान, अपना भूगोल और अपनी अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक सुंदर मोज़ेक है। अजमेर का केंद्रीय जंक्शन जो सबको जोड़ता है। हाँ। जयपुर का शहरी इंजन जो राज्य को दौड़ाता है। उदयपुर का ऐतिहासिक दिल जो उसकी आत्मा को जिंदा रखता है। कोटा का पठारी इलाका जो ज्ञान और कृषि दोनों उगाता है। जोधपुर का विशाल रेगिस्तान जो अब देश को ऊर्जा दे रहा है। और बीकानेर का वो इलाका जो इंसानी हौसले की कहानी कहता है। ये नोट्स दिखाते हैं कि राजस्थान में प्रशासनिक सीमाएं सिर्फ लकीरें नहीं हैं, बल्कि वो भूगोल, इतिहास और संस्कृति से बुनी हुई कहानियां हैं। वाकई एक शानदार नजरिया। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जिसके बारे में सोचना चाहिए। वो क्या है? ये नोट्स दिखाते हैं कि इन संभागों का गठन भूगोल और पुरानी प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से हुआ था। ठीक है। लेकिन आज राजस्थान बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन एक नई हकीकत है, पानी की कमी एक बड़ी चुनौती है और नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं। ये सब तो है। तो क्या भविष्य में हमें इन प्रशासनिक सीमाओं को फिर से देखने की जरूरत पड़ेगी? हाँ। क्या हमें पानी के बंटवारे के लिए नदी बेसिन पर आधारित नए डिवीजन बनाने होंगे? या फिर नए औद्योगिक गलियारों के लिए अलग प्रशासनिक जोन चाहिए होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के राजस्थान का नया नक्शा तय करेगा।